नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। आज हम लोग का यूनिट 7 है दिल्ली सल्तनत की स्थापना। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। यह तो सभी लोगों को पता है क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में होती है और दिल्ली सल्तनत पे 5 राजवंश शासन करते हैं, जैसे पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश। तो हम लोग दिल्ली सल्तनत की स्थापना में जो 5 राजवंश होते हैं उसमें से पहला गुलाम वंश से संबंधित सारे प्रश्नों को देख चुके हैं और खिलजी वंश से संबंधित सारे प्रश्नों को और जो उसमें शासक होते हैं उसको देख चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत की स्थापना में तुगलक वंश से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। 1320 से 1398 ईस्वी तक शासन होता है, जिसमें हम लोगों को सिलेबस में गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक को पढ़ना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं तुगलक वंश शासन क्या होता है 1320 से 1398 ईस्वी तक। पहला प्रश्न है, 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दूसरा प्रश्न है, गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय के लिए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। तीसरा प्रश्न है, इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। चौथा प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। छठवां प्रश्न है, गयासुद्दीन के बाद उलुग खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो अगर प्रश्न ऐसे बने कि गयासुद्दीन तुगलक के बाद शासक कौन बनता है तुगलक वंश का, तो मोहम्मद बिन तुगलक, और उसे अन्य किस नामों से जाना जाता है तो उलुग खां और जूना खां, इन दोनों नामों से मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। सातवां प्रश्न है, मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। आठवां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल, इसको पागल सुल्तान एल्फिंस्टन ने कहा था, एवं रक्त पिपासु कहा गया। नौवां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। 10वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। तो प्रश्न ऐसे बने कि दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किसने अपनी राजधानी को किया था और उसका नाम दौलताबाद रखा, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। 11वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मालिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में और दूसरा गर्मी में। 12वां प्रश्न है, कहा जाता है कि डाक प्रबंधों द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताज़ा फल मतलब खुरासान से एवं पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था। 13वां प्रश्न है, सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा फरिश्ता के अनुसार कांसा का सिक्का चलाया।
तांबा बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलाए जिनका मूल्य चांदी के रुपए के टांका के बराबर होता था। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को कौन सी संज्ञा दी थी? तो प्रिंस ऑफ मनियर्स। या प्रश्न ऐसे बने कि प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा मोहम्मद बिन तुगलक को किसने दी थी? तो एडवर्ड थॉमस ने। 14वां प्रश्न है, अफ्रीकी जो मोरक्को में है यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। तो प्रश्न ऐसे बने कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मोरक्को यात्री कौन आया था? तो इब्न बतूता आया था। कब आया था? तो 1333 ईस्वी में। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का क्या नियुक्त किया? तो काजी नियुक्त किया था। और 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में कहाँ भेजा था? तो चीन भेजा था। 15वां प्रश्न है, इब्न बतूता की पुस्तक रेहला। यहाँ से भी प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है कि इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम है? तो इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रेहला है। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है, क्योंकि यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। इसके अनुसार भारतीय डाक व्यवस्था 2 प्रकार के थे। अश्व डाक व्यवस्था जिसे उलुक कहा जाता था। यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो 2 डाक व्यवस्था थी उसमें पहला अश्व डाक व्यवस्था था, उसे क्या कहा जाता था? तो उलुक कहा जाता था। और दूसरा है पैदल डाक व्यवस्था, इसे दावा कहा जाता था। पैदल डाक व्यवस्था जिसे दावा कहा जाता था। इसने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच में एक स्त्री को सती होने के दृश्य का वर्णन किया है। इसके कथनानुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। 16वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय जिया नक्शवी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। इस पुस्तक का नाम तूतीनामा था। यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि तूतीनामा किसकी पुस्तक का नाम है? तो जिया नक्शवी। तूतीनामा जिया नक्शवी के पुस्तक का नाम है, जिसमें एक तोता एक ऐसी विरहिणी नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया है। 17वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था या सम्मान दिया था। 18वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट जो गोडाल नामक स्थान है वहाँ पर हो गई। तो प्रश्न ऐसे बनेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो 20 मार्च 1351 ईस्वी को। और वह कहाँ से कहाँ तक की यात्रा कर रहा था? तो सिंध से थट्टा की यात्रा कर रहा था। उसी समय जो थट्टा के निकट एक गोडाल नामक स्थान है वहीं पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। 20वां प्रश्न है, महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। 21वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। तो प्रश्न ऐसे बनेगा कि बदायूनी ने किसके मृत्यु पर यह लिखा है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के लिए बदायूनी लिखता है। 22वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत काल का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में
सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। 23वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलाहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन और अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। 24वां प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के निकट 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। बूढ़े फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ। खलीफा द्वारा इस कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी। खलीफा द्वारा इसे यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। खलीफा द्वारा इसे कासिर अमीर अल मोमिन की उपाधि दी गई। तो प्रश्न ऐसे बनेगा कि कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि किसे दी गई थी? तो फिरोज शाह तुगलक को। 25वां प्रश्न है, राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर लगाए। कौन कौन से? खराज मतलब लगान, खुम्स यह युद्ध में लूट का माल होता था, जजिया एवं ज़कात को वसूल करने का आदेश दिया। 26वां प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। 28वां प्रश्न है, फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद जो दिल्ली में पड़ता है, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर आदि प्रमुख हैं। 29वां प्रश्न है, इसके शासनकाल में खिजराबाद यानी कि टोपरा गांव में एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। टोपर स्थित अशोक स्तंभ के परिवहन का चित्रित वर्णन सरित ए फिरोज शाही में मिलता है। इसके लेखक का नाम अभी अज्ञात है, किसी भी बुक में नहीं मिला है। अगर आप लोगों को मिले तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 30वां प्रश्न है, सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना की। तो प्रश्न ऐसे बनेगा कि सुल्तान फिरोज ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए कौन से विभाग की स्थापना की थी? तो दीवान ए खैरात। और दीवान ए खैरात कौन सा विभाग था? तो यह दान विभाग था। 31वां प्रश्न है, सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय में थी। 32वां प्रश्न है, दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। 33वां प्रश्न है, इसने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोजशाही की रचना की। तो प्रश्न ऐसे बनेगा कि फुतुहात ए फिरोजशाही किसकी आत्मकथा है? तो यह फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। 34वां प्रश्न है, इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। 35वां प्रश्न है, फिरोज तुगलक के नागरकोट वर्तमान में कांगड़ा अभियान जो 1361 ईस्वी के दौरान ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से एक संस्कृत के 1300 ग्रंथ प्राप्त हुए। उनमें से कुछ को लगभग 300 का फारसी भाषा में अनुवाद अजीजुद्दीन कीरमानी नामक फारसी के विद्वान ने किया। संस्कृत से फारसी भाषा में अनुदित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ दलायल ए फिरोजशाही थी जो दर्शन और नक्षत्र विज्ञान से संबंधित ग्रंथ था।
36वां प्रश्न है, इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी किए, जिसे अद्धा एवं विक कहा जाता था। तो प्रश्न ऐसे बनेगा कि अद्धा एवं विक नामक सिक्के किसने शुरू किए? तो फिरोज शाह तुगलक ने। 37वां प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गई। 38वां प्रश्न है, फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में स्थित उमर के मस्जिद से की जाती है। 39वां प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। 40वां प्रश्न है, तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। 41वां प्रश्न है, तैमूरलंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। 42वां और अंतिम प्रश्न है कि नासिरुद्दीन के समय में ही मलिक षड़शक जो पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इस प्रकार मैंने आप लोगों को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा इतिहास से संबंधित जो आप लोगों का यूनिट 7 है, उसमें हम लोगों को दिल्ली सल्तनत की स्थापना और उसके 5 राजवंश को देखना है। तो मैंने गुलाम वंश और खिलजी वंश से संबंधित सभी वीडियो डाल दिए हैं। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। और आज था तुगलक वंश, कल हम लोग सैयद वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट डाल दूँगी, तो आप लोग ज़रूर जाकर देखें। नमस्कार।